तो आगे चलते हैं। हैमर थ्रो हम कर रहे हैं, तो हैमर थ्रो का थ्रोइंग सर्कल वो सेम होगा शॉर्टपट की तरह, लेकिन सिर्फ एक चीज का फर्क होगा कि उसमें हमने क्या किया था, आगे उसमें स्टॉप बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो हैमर थ्रो है उसमें सर्कल का इनर डायामीटर तो वही रहेगा, लेकिन आगे बाकी भी स्पेसिफिकेशन वही रहेंगी, एंगल सेक्टर का वही रहेगा, लेकिन जो आगे स्टॉप बोर्ड है उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो इसको दोबारा से एक दफा देख लेते हैं, पहले भी हम इसको कर चुके हैं थ्रोइंग सर्कल को, कि ये रिम बना जाता है, रिम ऑफ सर्कल होता है जो कि आयरन का या स्टील का या इस तरह के किसी दूसरे मटेरियल का बना होता है, और जो रिम की मोटाई है वो 6 mm होती है, और व्हाइट कलर का ये जो रिम है वो होता है। तो ग्राउंड जो है उसका वो सिर्फ रिम के अंदर अंदर कंक्रीट का नहीं होता, बल्कि जो उसकी सराउंडिंग है वो भी कंक्रीट की, सिंथेटिक या asphalt या इस तरह के मटेरियल की बनी होती है। तो इसी तरह जो इंटीरियर है सर्कल का, जहाँ से एथलीट ने थ्रो करनी है, वो भी कंक्रीट का, asphalt का या इस तरह के मटेरियल का बना होगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो स्लिपरी मटेरियल ना हो। यानी कि अमूमी तौर पर जैसे घरों में मार्बल लगाया जाता है तो वो स्लिप करता है, ये तो उस तरह का, या टाइल्स होती हैं तो वो स्लिप करती हैं, तो इस तरह का मटेरियल ना हो, ताकि जो खिलाड़ी है, क्योंकि बिलखसूस हैमर थ्रो जो है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस उसके लिए चाहिए बंदे का, बॉडी का, क्योंकि जब खिलाड़ी हैमर को कर रहा है तो वो 7 किलो का जो ऑब्जेक्ट है उसको जब घुमा रहा है, तो वो जो मोमेंटम की वजह से वो वेट 7 kg नहीं रहता, बल्कि जो ग्रेविटेशनल पुल है उसकी वो उसके साथ इंक्लूड होती है, और वो बंदे को बाहर की तरफ खींच रही होती है। तो वो अपने आप को उस पोजीशन के ऊपर रोटेशन करते हुए बैलेंस रखना सबसे मुश्किल काम है, और अगर आपका ये जो सर्कल है वो स्लिपरी है तो वहां पर बैलेंस रखना मुश्किल हो जाएगा। खिलाड़ी जो है वो इतने वेट के साथ जब वो मोमेंटम में उसको घुमा रहा है तो खिलाड़ी के गिरने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं अगर वो स्लिपरी मटेरियल का बना होगा। तो इसलिए जो स्लिपरी मटेरियल है उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो इनसाइड डायामीटर जो हैमर थ्रो के लिए है वो वही है जो शॉर्टपट का था, 2.135 मीटर जो है इसका इनसाइड डायामीटर होता है। और जो सर्कल लगाया जाता है उसकी तमाम लाइनें 5 सेंटीमीटर जो है वो मोटी होती हैं, और जो सर्कल का सेंटर है उसको वाजे करने के लिए दोनों तरफ बाहर वाली साइड के ऊपर 75 सेंटीमीटर जो लंबी लाइनें हैं वो लगाई जाती हैं। उसके बाद लैंडिंग सेक्टर है, लैंडिंग सेक्टर भी वैसा ही होता है, ग्रास का बना होता है, ताकि जब आगे गिरे जाके तो वहां पर वाजे तौर पर निशान बने, ताकि उस निशान से जो है वो पैमाइश की जा सके। तो लैंडिंग सेक्टर भी तमाम उसकी जो लाइनों की मोटाई है वो 5 सेंटीमीटर होती है, और जो एंगल है लैंडिंग सेक्टर का वो 34.92 डिग्री का होता है। 34.92 डिग्री का है, जो कैसे मार्क किया जाता है कि 20 मीटर आप बिल्कुल, अगर सेंटर ऑफ सर्कल है यहाँ से 20 मीटर आगे की जानब जाएंगे तो उससे 6 मीटर एक साइड के ऊपर उस सेंटर पॉइंट से और 6 मीटर उस सेंटर पॉइंट से आगे, तो वो जो पॉइंट बनेंगे, नुकात बनेंगे, उन पॉइंट को आप सेंटर का जो सर्कल है उसके साथ मिला देंगे, तो इस तरह जो आपका एंगल बनेगा वो 34.92 डिग्री का बनेगा। इसी तरह जो हमने वो जेवलिन का भी देखा है कि उसमें क्या है कि वो 28.96 का होता है। तो उसमें क्या है कि इसी तरह 20 मीटर अगर हम आगे जाते हैं तो उसमें 5 मीटर एक साइड के ऊपर और 5 मीटर एक साइड के ऊपर। इसमें क्या है, 20 मीटर जाते हैं 6 मीटर एक साइड के ऊपर और 6 मीटर एक साइड के ऊपर, तो ये फर्क है। उसमें आपने 5 मीटर एक साइड पर जाना है, उसमें आपने 6 मीटर जो है वो एक साइड की तरफ जाना है। तो इस तरह जो है वो 34.92 का एक्यूरेट जो एंगल है वो बनाया जा सकता है, विदाउट एनी जो उसको क्या कहते हैं डी वगैरह का इस्तेमाल के बगैर। तो हैमर की जो स्पेसिफिकेशन है, हैमर 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक तो मेटल हेड है, दूसरा वायर है। आपको तस्वीर में इस स्लाइड अगर ये नज़र आ रही है स्क्रीन तो उस पर वाजे है, तो कि रस्सी होती है, वायर स्टील की या इसी तरह का ठोस मटेरियल होता है मेटल का। उसके बाद जो पीछे है हैंडल होता है, जहाँ से जो खिलाड़ी है वो उसको ग्रिप करता है। तो जो हेड है हेड जो सॉलिड आयरन का होगा या ब्रास का भी हो सकता है, या इस तरह की किसी भी दूसरी मटेरियल का, मेटल का बना होता है। उसके बाद जो वायर है, वायर लोहे की उसी तरह मेटल की होती है, और अनब्रोकन होती है और बिल्कुल स्ट्रेट होती है, उसमें कोई भी डेंट वगैरह नहीं होता। स्टील की वायर हो सकती है
और इसका जो डायामीटर है वो 3 mm, यानी कि इसकी वायर की मोटाई होती है 3 mm से कम नहीं होनी चाहिए। और ये उसमें फ्लेक्सिबिलिटी इसमें बहुत कम होती है, स्ट्रेचेबल नहीं होती। जब हैमर को फेंका जा रहा हो तो ये आप अगर स्ट्रेचेबल होगी तो ज़ाहिर बात है आप समझ सकते हैं आपका मोमेंटम जो है वो लूज होगा, तो बिल्कुल फिक्स होती है। तो ये जो वायर है इसको दोनों साइडों पर जोड़ा जाता है। एक साइड कौन सी है, हेड है, और दूसरी साइड कौन सी है, ग्रिप है। तो दोनों से वो जोड़ा जाता है उसको, वायर को। जो हैंडल है, हैंडल भी इसी तरह शैल बी रिजिड एंड विदाउट हिंगिंग जॉइंट ऑफ एनी काइंड, उसमें कोई जोड़ नहीं होगा, एक ही जो मेटल है उसके के साथ बना होता है। और टोटल डिफॉर्मेशन ऑफ द हैंडल अंडर अ टेंशन लोड ऑफ 3.8 के न्यूटन जो है वो शैल नॉट एक्सीड 33 mm के। जब उसको हैंडल है तो उसको फुल टेंस किया जाए तो उसका वो 3 mm से ज़्यादा उसमें जो स्ट्रेचेबल है टेंशन में, तो वो नहीं होनी चाहिए। द हैंडल शैल हैव अ सिमेट्रिक डिज़ाइन एंड मे हैव अ कर्व्ड और स्ट्रेट ग्रिप, यानी कर्व्ड भी हो सकता है, आपको पिछली तस्वीर में नज़र आ रहा है कि ये यहाँ से इस तरह बन के ये कर्व भी है कि खिलाड़ी उसको पूरी तरह से ग्रिप कर सकता है, या ये जो लाइन है ये रस्सी वो बिल्कुल इसके दरमियान में लगी हो सकती है और खिलाड़ी एक हाथ उधर से और एक हाथ इधर से भी पकड़ सकता है। तो ये हर खिलाड़ी की अपनी स्वाबदीद है, ये हैंडल किसी भी तरह का बना हुआ हो सकता है। तो हैंडल की जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है वो शैल बी 8 के न्यूटन जो है 8 जो 1000 न्यूटन जो है वो होनी चाहिए उसकी, के जो स्ट्रेंथ है, इतना जो लोड बने तो तब भी ये टूटे ना। क्योंकि जब खिलाड़ी अगर ये टूटने वाली हुई खिलाड़ी इसको जब वो घुमा रहा होता है तो अगर ये टूट जाए तो जारी बात है वो किसी भी दूसरे खिलाड़ी को जख्मी कर सकती है। तब चूंकि जख्मी कर सकती है तो क्या किया जाता है, हमने पहले पढ़ा था डिस्कस में कि क्या किया जाता है, केज लगाया जाता है, जंगला लगाया जाता है। तो इसमें भी जो केज है वो लगाया जाता है। इसमें भी आपको वाजे नजर आ रहा है कि ये ग्रिप है, ये जो आपका रस्सी होती है जिसके साथ ये बंधा होता है, जुड़ा हुआ होता है, ये आपका शॉर्ट है। तो इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो आगे हम इसको मजीद करते हैं। इसकी जो लंबाई कितनी है, वेट, सबसे पहले तो वेट है मर्दों के लिए 7.26 kg, और ये याद रखना है। तो उसमें सिर्फ गोले का वजन था, तो इसमें गोला और जो हेड है, जो वायर है, इन तीनों चीज़ों का वजन इकट्ठा करके ये 7.26 kg होना चाहिए। यानी कि 16 पाउंड ये बनता है मर्दों के लिए, और ख़वातीन के लिए 8.82 पाउंड बनता है। यानी कि 4 kg का जो वज़न है वो ख़वातीन के लिए होता है। तो लेंथ ऑफ हैमर जो है वो मेजर्ड फ्रॉम इनसाइड ऑफ हैंडल में, इनसाइड ऑफ हैंडल से मेजर किया जाएगा। 1.21 मीटर जो है वो होती है इसके लिए मर्दों के लिए, और ख़वातीन के लिए 1.19 मीटर जो है वो होती है। तो इनसाइड ऑफ दी अगर उसको मेजर किया जाए तो ये एक मैक्सिमम जो है आपको नज़र इसमें भी आ रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो मेजरमेंट ली गई है। तो ये 119.5 सेंटीमीटर या 1.19 मीटर इसको कहा जा सकता है। तो इसी तरह जो मर्द हैं तो उनके लिए 1.21 मीटर या 121.5 सेंटीमीटर जो ये होनी चाहिए। तो जो डायमीटर है हेड का, हेड कौन सा है, यानी कि शॉर्ट ये वाला, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर खवातीन है तो इसका हेड 9.5 मीटर से लेकर 11 मीटर तक होगा, और अगर मेल है तो मेल के लिए ये 11 से लेकर 13 जो सेंटीमीटर है उसके दरमियान होता है। तो दोबारा के जो जितने भी ये वेट है इसमें तमाम चीज़ें शामिल होती हैं। एक तो हैमर का हेड, उसकी वायर और हैंडल, तो ये तमाम चीज़ें। हैमर जो है हम डिस्कस कर रहे थे कि हैमर जो थ्रो किया जाता है वो सर्कल से किया जाता है, यानी कि बाकी 3 जो थ्रो हैं वो सर्कल से, और जो जेवलिन है वो रनवे से फेंका जाता है। नेज़ा रनवे के ऊपर भागते हुए खिलाड़ी फेंकता है, तो इसी तरह जो हैमर है वो सर्कल से फेंका जाता है। हैमर सर्कल से फेंका जाएगा, डिस्कस सर्कल से फेंका जाएगा, और शॉर्ट पट भी सर्कल से फेंका जाता है। तो जो हैमर है जो इसके इर्द गिर्द फेंका तो सर्कल से जाएगा, लेकिन इसके इर्द गिर्द एक केज लगाया जाता है, जंगला
किस मकसद के लिए लगाया जाता है? इंश्योर करने के लिए सेफ्टी को, किन की? स्पेक्टेटर्स की, ऑफिशियल की और एथलीट की। कि कोई भी खिलाड़ी जब एथलीट अगर वो फेंक रहा है तो उस दौरान जो लगने के यानी कि हैमर के वजह से जो खिलाड़ी है वो जख्मी ना हो जाए, कोई तमाशाई जख्मी ना हो जाए, कोई ऑफिशियल जो है वो जख्मी ना हो, तो उनको उनकी हिफाजत के लिए जो है वो ये जंगला लगाया जाता है। जंगले की शेप जो है वो यू शेप में होती है और इस केज है उसमें इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि अगर 7.26 केजी का हैमर जो है वो फेंका है, वो 32 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से उसके साथ टकराए तो ये उसको रोकने की सलाहियत रखता हो। ये ना हो कि उसको टकराने के बाद ये रोके ही ना और खुद जो मैश है उसकी वो फट जाए और जो हैमर है वो बाहर चला जाए। तो इस तरह से इसको डिज़ाइन किया जाता है। तो रीबाउंडिंग का भी इसमें जो खतरा है वो ना हो, इस तरह से उसको केज को लगाया जाता है कि जो, क्योंकि खिलाड़ी तो खुद अंदर है, तो ये ना हो कि जो खिलाड़ी से उस केज से टकराने के बाद जो है वो हैमर अंदर ही आ जाए और खिलाड़ी के साथ टकराए। तो इस वजह से रीबाउंडिंग जो है उसको भी कम किया जाता है। तो विड्थ ऑफ माउथ जो है इसकी वो सेम होती है 6 मीटर, जिस तरह डिस्कस की में हमने पढ़ा था डिस्क थ्रो में, थाली में। तो उसका जो माउथ है आगे से 6 मीटर जो है वो खुला होता है और जो पोजीशन है ये 7 मीटर कहाँ से? सेंटर सर्कल, जो थ्रोइंग सर्कल है उसके सेंटर से 7 मीटर आगे की तरफ ये लगाया जाता है। तो एंड पॉइंट जो है वो 6 मीटर वाइड होता है माउथ जो, और ये इसका नेट के साथ कवर किया जाता है, नेट लगा होता है। वो नेट मुख्तलिफ 2 चीज़ों से बना हो सकता है, स्टील की वायर भी हो सकती हैं या कोई कॉर्ड फाइबर वगैरह से भी बना हो सकता है। तो इसमें जो हैमर का केज है उसमें फ़र्क क्या है कि इसमें 2 मूवेबल नेटिंग पैनल होते हैं जिनकी चौड़ाई 2 मीटर होती है। ये उसमें नहीं है, डिस्कस में नहीं, तो इसमें ये 2 मीटर के जो पैनल हैं वो लगाए जाते हैं जो मूवेबल होते हैं, जिनको दो में से एक को एक वक्त में इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जो खिलाड़ी फेंक रहा है तो एक उसमें इस्तेमाल होगा, एक जो है वो इस्तेमाल नहीं होगा, उसको बिल्कुल पीछे करके सीधा कर दिया जाता है। तो इनकी जो हाइट है पैनल की तमाम की वो 10 मीटर जो उसकी ऊंचाई होती है। तो ये आपको स्केच नज़र आ रहा होगा, इसमें आपको वाज़े है कि ये देखिए कि ये सबसे पहले तो माउथ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो इसकी जो चौड़ाई है वो 6 मीटर है। इसी तरह जो इसका ये सेंटर सर्कल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जो इख्तिताम है वो आपको नज़र आ रहा है कि 7 मीटर का जो इसका फ्रंट साइड पर ये लगाया जाता है। इसमें जो है ये 2 पैनल यूज़ किए जाते हैं 2 मीटर का, एक ये है और एक ये है। ये क्यों यूज़ किए जाते हैं? अब इसमें जो हैमर में डेंजर ज़ोन है वो कितना है? 53 का एंगल डेंजर ज़ोन समझा जाता है। यानी कि इसके अंदर-अंदर जो है वो अगर हैमर जाएगा तो ठीक है, अगर इसके बाहर से निकलेगा तो फिर क्या है, वो डेंजर ज़ोन है, आगे जाके जो हैमर है वो जो ज़ख्मी कर सकता है। तो इस वजह से जो डेंजर ज़ोन है वो 53 होता है, तो इस वजह से ये आगे जो है वो 2 मीटर का जो पैनल है वो लगाया जाता है। 2 मीटर अब एक साइड के ऊपर ही इस्तेमाल होगा, या वो इस साइड पर या वो इस साइड के ऊपर। और ये कैसे इसका डिसाइड होगा, किस तरह इस्तेमाल करना है, किस तरफ इस्तेमाल करना है, वो खिलाड़ी की रोटेशनल मूवमेंट के वो क्लॉकवाइज घूम के फेंकता है या एंटी क्लॉकवाइज घूम के फेंकता है, उससे ये पता चलती है कि अगर वो इस तरफ घूम रहा है तो जाहिर बात है फिर ये होगा, अगर वो इस तरफ को घूम रहा है तो फिर ये होगा। एक साइड का जो पैनल है वो यूज किया जाता है। तो ये जो पैनल है ये नेट के साथ इनका लगा होता है, केज के साथ, जिनकी ऊंचाई आपको बताई कि 10 मीटर हाई होती है। और जो आखिरी जो 2 पैनल हैं वो 2.8 मीटर के जो पैनल हैं ये वाले, तो वो इस तरह अंदर की तरफ ये जो 2.8 मीटर का जो है ये नेट, इनकी जो आगे जो जाल है, जाल की ऊंचाई भी 10 मीटर तक होती है। बाकी जो पीछे जाल है उसकी 7 मीटर तक ऊंचाई हो सकती है, लेकिन जो आगे वाला जाल है वो उसकी ऊंचाई भी 10 मीटर तक होती है। तो लेफ्ट पैनल जो है वो कब इस्तेमाल किया जाएगा? वो जो 2 मीटर हमने आगे इस्तेमाल किया, लेफ्ट साइड वाला अगर इस्तेमाल तब किया जाएगा जब थ्रोअर एंटी क्लॉकवाइज घूमता हुआ थ्रो करता है। और राइट साइड वाला कब पैनल इस्तेमाल किया जाएगा? जब खिलाड़ी क्लॉकवाइज घूमते हुए जो है वो थ्रो करता है।
तो इस तरह जो आगे 2 मीटर के जो पैनल है उनको इस तरह से एडजस्ट किया जाता है। ये जो जाली बनी होती है ये आपको बताया कि ये फाइबर की बनी हो सकती है या स्टील वायर की बनी हो सकती है। तो इसका जो मैश साइज है, जाली का जो साइज है, अगर तो ये कॉर्ड या फाइबर से बनी है तो फिर इसका जो साइज है वो 45 mm होगा जाली का, और अगर ये स्टील वायर से बना है तो फिर इसका जो साइज है वो 50 mm होगा। ये सेम टू सेम वही है जो डिस्कस थ्रो में हमने पढ़ा है। तो जो हैमर के फेंकने का रूल है, इसमें क्या है कि एथलीट के हाथ में जो गोला होता है, चूंकि वायर की लंबाई होती है तो इसलिए जब खिलाड़ी उठाता है स्टार्टिंग पोजीशन के ऊपर गोला, स्विंग करता है, उसे घुमाता है, तो उसको अलाउ है कि वो जो हेड है हैमर का, यानी कि जो शाट है, वो सर्कल के बाहर भी हो सकता है या सर्कल के अंदर भी हो सकता है स्टार्टिंग पोजीशन के ऊपर। और इसको अगर घूमते हुए उसका जो हेड है वो बाहर है तो उसको जो फेलियर तस्वर नहीं किया जा सकता। टॉप ऑफ रिम के ऊपर जो हेड है सर्कल का वो जो शॉट का जो हेड है वो रखा जा सकता है। एथलीट जो है वो, यानी कि फॉर एग्जांपल उसने रोटेट करना शुरू किया तो लेकिन उसको लगा कि मेरा मोमेंटम नहीं बना, वो रुक सकता है और दोबारा से भी जो है वो आगाज कर सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है कि इस दौरान कोई रूल ब्रेक ना हो। अब रूल क्या है 1 मिनट का, कि खिलाड़ी ने 1 मिनट के अंदर अपनी कोशिश शुरू करनी है, तो ये रूल भी ब्रेक ना हो, इसलिए इसका भी ख्याल करना है। तो अगर फेंकते हुए जो हैमर है वो टूट जाए, हैमर कैसे टूटेगा, यानी कि उसकी जो ग्रिप है या उसकी जो वायर है वो उससे अलहदा हो सकती है, तो यही टूटने का है। बाकी तो वो बिल्कुल सॉलिड मेटल का बना होता है। तो ये जो 2 पॉइंट हैं जहाँ से आपने ग्रिप किया हुआ है या जहाँ से वो अटैच हो रही है हेड के साथ, का खदशा हो सकता है कि ये टूट जाए। तो अगर इस तरह की कोई सिचुएशन बनती है तो इसको भी जो खिलाड़ी का फाउल तस्वर नहीं किया जाएगा और खिलाड़ी जो है उसको दोबारा से ये ट्राई जो है वो अलॉट की जाती है। तो उसके अलावा आगे चलते हैं ऑफिशियल के, जो ऑफिशियल इसमें कौन कौन से होते हैं हैमर में और जेवलिन में। वो चीफ जज सबसे पहले तो होता है जो कि पूरा जो वेरीफाई करता है तमाम मेजरमेंट को और पूरे इवेंट की जो निगरानी वो कर रहा होता है। उसके अलावा 2 जजेस होते हैं जो चेक करते हैं कि क्या ये जो ट्राई इसने की है, थ्रो फेंकी है, तो बिल्कुल ठीक फेंकी है, इसमें किसी भी तरह का कोई रूल तो नहीं तोड़ा गया। तो उनमें से एक एथलीट के पास, जो एक जज है उसके पास फ्लैग होते हैं, जो आपको बताए हैं हर लेक्चर में कि 3 तरह के फ्लैग हैं, तो उससे वो इंडिकेट करते हैं कि ये ट्राई वैलिड थी या इनवैलिड थी। उसके बाद उसको देखते हुए जो जज है आगे है, एक जज खड़ा होता है कि जैसे ही चाहे जेवलिन है या हैमर है वो जमीन के ऊपर गिरता है लैंडिंग एरिया में, तो वो नोट करते हैं कि किस एरिया, अगर तो वो सेक्टर के अंदर अंदर गिरा है तो फिर उसकी पैमाइश जो है वो की जाती है। और पहले ये लेकिन पीछे से इधर जो जज बैठा है उसका भी इशारा देखना है। हो सकता है आगे तो वो सेक्टर के अंदर गिरा है लेकिन पीछे जो एथलीट है वो कोई फाउल कर चुका हो, तो इसलिए जो पैमाइश है उनका काम है कि उन्होंने वो पॉइंट को फौरी तौर पर उसका देखना है कि किस पॉइंट के ऊपर जो पहली दफा गिरा है। अब ये भी हो सकता है कि जो गिरा, हैमर गिरने के बाद एक जगह के ऊपर गिरा और फिर आगे वो जमीन के ऊपर आगे की तरफ मूव करता है, तो जो ये नहीं है कि एंड के ऊपर जहाँ पर पड़ा है वहां से पैमाइश की जाएगी, बल्कि जो पहला पॉइंट जब पहली मर्तबा ग्राउंड के साथ वो गिरा है वो निशान जो है उसको देखा जाता है। तो ये जो जज है उसको देखते हैं। उसके बाद जो मुख्तलिफ जो जज होते हैं, 1 या 2 जज हो सकते हैं, इससे ज़्यादा हो सकते हैं, जो कि फेंकी गई है तो उसकी निगरानी कर रहे होते हैं। जो भी इम्प्लीमेंट फेंका गया तो इसको वापस जो पहुंचाना, कि उसकी निगरानी करते हैं कि ये वापस आ रहा है, कोई उधर से फेंक तो नहीं रहा इसको, तो इन तमाम चीज़ों को वो नोट कर रहे होते हैं। उसके बाद जो जज है एक वो स्कोर बोर्ड का मैनेज कर रहा होता है कि जैसे खिलाड़ी का वैलेट ट्राई हुई, उसकी मेजरमेंट हुई, तो स्कोर बोर्ड के ऊपर उसकी जो हाइट है वो मेजर की जाती, जो उसकी पैमाइश है वो लगाई जाती है। उसके बाद जो जज है क्लॉक को जो देख रहा होता है कि एथलीट के पास टाइम होता है, उस टाइम के अंदर अंदर उसने कोशिश करनी है, तो वो आगाही के लिए एक जज बैठा होता है जो कि टाइम की इंडिकेशन उसे दे रहा होता है। तो ये अभी तक जो है हैमर थ्रो हम कर चुके हैं। इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो
आप कंसल्ट कर लें।